अच्छा जी। चले हम लोग अभी स्टार्ट करें अपना लास्ट पेपर अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 33। देखिएगा ज़रा इसको। कहता है रैशनल कंज्यूमर चूजेस व्हाट क्वांटिटीज ऑफ टू प्रोडक्ट्स वाई एंड जेड टू परचेज विद गिवन इनकम एम यू जेड एंड एम यू वाई आर द एडिशंस to total utility that would result if the consumer were to purchase an additional unit of each product. PY and PZ are the current price of the two products. What will be the market equilibrium या consumer equilibrium? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल एम यू एक्स ओवर पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई ओवर पी वाई। तो वो कहाँ पे बनता है? ये रहा। ये कैसे बना सर, बताएं ज़रा। ये देखो ज़रा, एम यू वाई मल्टीप्लाई बाय पी जेड इज इक्वल्स टू एम यू जेड मल्टीप्लाई बाय पी वाई। तो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इन फाइनल फार्मूला हमारे पास कैसे बन जाएगा भाई? हमारा जो फाइनल फार्मूला है वो इस तरह बन जाएगा, एम यू वाई ओवर पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू जेड ओवर पी जेड। तो ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट एन डिफरेंस कर्व इज नॉट करेक्ट? देखिएगा जरा, एन डिफरेंस कर्व आर यूजुअली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन टू द डायग्राम। कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऐसे। तो भाई ये बात तो करेक्ट है, सही है, ये बात तो करेक्ट है। हमने तो इनकरेक्ट बात ढूंढनी है। इन डिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये बात मैंने आपको सिखाई हुई है कि ये इंटरसेक्ट आपस में नहीं करते। ठीक है, ये रॉन्ग है। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स अ हायर इंडिफरेंस कर्व टू अ लोअर वन, ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंडिफरेंस कर्व पे दूर होते रहते हैं उतनी यूटिल्स आपकी बढ़ती रहती हैं। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये बात भी आप लोगों को पता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बनता है? एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। तो ये बात भी करेक्ट है। आंसर क्या बन जाएगा इसका? बी। अ फर्म इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्शन, व्हेन विल दिस रिजल्ट इन एलोकेटिव एफिशिएंसी? जब आपके पास क्या कहते हैं, सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट काम चल रहा हो। तो क्या ऑप्शन है पहला? व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द लास्ट एक्स्ट्रा यूनिट इक्वल्स टू द वैल्यू द कंज्यूमर प्लेसेस ऑन इट। मतलब कि सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है वो कंज्यूमर की वैल्यू के बराबर है, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड के बराबर है। यानी कि वो ये बात कर रहा है, ये एम एस बी आ गया और ये आपका एम एस सी आ गया। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एलोकेटिव एफिशिएंसी मिल जाती है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग लास्ट एक्स्ट्रा यूनिट इज एट इट्स मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, तो ये बात करेक्ट नहीं है। व्हेन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर प्लेसेस ऑन द टोटल प्रोडक्ट। बेटा व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग लास्ट यानी कि एडिशनल यूनिट होता है, टोटल की तो बात ही नहीं होती। देखो एमएसबी, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। व्हेन द टोटल रेवेन्यू रीचेस मैक्सिमम, नो। तो आंसर क्या बन जाएगा? थ्री का ए। The table shows the firm's revenue and costs at different level of output. What is the firm's total supernormal profit at the profit maximizing level of output? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट आपका होता है जहां पर आपका एमसी और आपका एमआर दोनों बराबर हो। और आपका एमसी और एमआर बराबर चल रहा है इस स्टेज पे, इस वाले स्टेज पे बराबर चल रहा है। तो आप देख लें आपको कितने का जो है वो मामला चल रहे हैं। आपके पास क्या कहता है, व्हाट इज द फर्म्स टोटल सुपरनॉर्मल प्रॉफिट एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अच्छा ये आपके पास तीन आउटपुट है ना। आपको पर आउटपुट के ऊपर कितने का रेवेन्यू मिल रहा है? आपको पर आउटपुट के ऊपर कितने का रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, सॉरी, 85 माइनस 75। कितने का मार्जिनल प्रॉफिट आ रहा है? 10 का। अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या करेगा, वो यहाँ पे बी मार्क कर देगा, बोलेगा जी ये चीज ठीक है। गलत। बेटा ये मार्जिनल प्रॉफिट आ रहा है। ये क्या आ रहा है? मार्जिनल प्रॉफिट। और वो आपसे क्या मांग रहा है? वो आपसे मांग रहा है क्या कहते हैं, टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई 10 रुपए का मार्जिनल प्रॉफिट आया, आपने 3 यूनिट बेचे, तो कितने का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास? 30 का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। और वो एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ना, अगर उस तरीके से भी देखा जाए, दूसरे सेंस में भी देखा जाए, तो एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि भाई ये एवरेज रेवेन्यू था माइनस एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 10 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30 का आ जाएगा। 5 पे आइएगा। 5 के अंदर क्या कह रहा है कि जी फर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में ऑपरेट कर रही है, किधर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारे पास
कहाँ पर लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आता है? हमने ऑपरेट एमसीसी को यूएमआर पे ही करना है, और मैंने आपको बताया था कि मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट आता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जहां पर आपका एआर और आपकी एसी जो है बराबर होती है। आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी। ठीक है। इन अ परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट एंट्रीज एंड एग्जिट्स आर फ्री। कहता है जी परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट में एंट्री और एग्जिट आपकी फ्री होती है। इन रियलिटी वाई इज दिस नॉट द केस विद सम फर्म्स इन कंटेस्टेबल मार्केट। कहता है जी एक बात मुझे ये बताओ कि ये हमारे पास कुछ कंटेस्टेबल मार्केट्स में क्यों नहीं हो पाता? तो पहला ऑप्शन कहता है फर्म्स कैन नॉट रिकवर ऑल फिक्स्ड कॉस्ट इफ दे सीज ऑपरेशंस। तो अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही उसके अंदर कंटेस्टेबल मार्केट में, तो हमारे पास क्या कहते हैं, वाई इज दिस नॉट द केस विद सम फर्म्स इन कंटेस्टेबल मार्केट। हाँ, कि जी कुछ ये केस क्यों नहीं है कुछ कंटेस्टेबल मार्केट में जो फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए फ्री वाला केस क्यों नहीं चल रहा होता? क्योंकि आपको ये बात बताई भी है कि जब हम लोग मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव टू सरवाइव होता है कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव करना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि योर एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट कवर अप नहीं हो पा रही तो वो क्या कहते हैं कि वो जरूरी नहीं है कि वो मार्केट से बाहर हो जाए। ठीक है। यहाँ पे लिखा है फर्म्स कैन नॉट रिकवर ऑल फिक्स कॉस्ट इफ दे सीज ऑपरेशंस। ये बात यहाँ पे वो ये कहता है कि भाई अगर हम लोगों ने अपनी दुकान ही बंद कर दी तो हम लोग अपनी फिक्स कॉस्ट कभी कवर कर ही नहीं पाएंगे। सही है। ऑप्शन बी कहता है फर्म्स इन द इंडस्ट्री ऑल ऑपरेट एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। भाई उसने लिखा हुआ है व्हाई इज दिस नॉट द केस विद सम फर्म्स इन कंटेस्टेबल मार्केट। तो भाई यहाँ पर तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट कर रहे होते हैं ना। लार्ज फर्म्स डू नॉट हैव टू इंक्रीज कैपिटल टू ग्रो। भाई उनको करना पड़ता है, ऐसा कैसे नहीं करेंगे वो लोग। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। भाई ये भी आपके पास हो रहा होता है। सिर्फ ये एक वाहिद ऐसा केस है जो आपके पास कंटेस्टेबल मार्केट में नहीं हो रहा होता तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। 7, विच पॉइंट शो वेयर ईच मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अकर। कहाँ पर भाई सही तरीके से मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं? यहाँ पे देखना भाई, एच जे और के है ना, और एल है। ये सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ गई, ये एलोकेटिव एफिशिएंसी आ गई, और ये कंटेस्टेबल मार्केट आपके पास आ गया। अब या सेल्स मैक्सिमाइजेशन आ गया आपके पास नंबर, यानी कि यहाँ पे यूनिट्स की बात हो रही है। तो भाई एल के ऊपर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, एल के ऊपर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, और के पे सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा? बी। व्हाट इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल? एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल जो आपको थर्ड पार्टी की तरफ से एक फायदा मिल रहा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह, चीपर लेबर वगैरह, ये चीजें आती हैं। चीपर कॉस्ट फ्रॉम परचेजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनपुट, भाई ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड फंड्स, ये भी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये भी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। रेलिवेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज एट लोकल कॉलेज, ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। क्योंकि इससे बाहर से बच्चा ट्रेन होके हमारे पास आ रहा है तो हमें उसके ऊपर ट्रेन करने के खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है। A group of producers enter into an agreement to restrict supply or fix the price of a good. What does this describe? भाई ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने एक फिक्स कोटा दे दिया है, एक दूसरे को बोला जी कि हम लोग यही यूनिट बेचेंगे और इतनी प्राइस चार्ज करेंगे। तो बेटा ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था ओलिगोपली में। और ओलिगोपली में किस कंडीशन में पढ़ा था? कार्टेल में पढ़ा था। व्हाट इज मेंट बाय फोर फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ 25%? बेटा फोर फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशो का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास अ, चार बड़ी फर्म्स है ना उनका टोटल मार्केट शेयर जो है वो 25% है। चार बड़ी फर्म का टोटल मार्केट शेयर कितना है? 25% है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है लार्जेस्ट फोर फर्म्स मार्केट शेयर टोटल 25%। टोटल टोटल 25%, इसका मतलब क्या है कि चार बड़ी फर्म्स का मार्केट शेयर 25%। द लार्जेस्ट फोर फर्म्स हैव 25% मार्केट शेयर ईच। तो भाई रिमेनिंग के पास क्या आ जाएगा? देर आर ओनली फोर फर्म्स इन द मार्केट, ये भी गलत है। द लार्जेस्ट फर्म हैज 25% मार्केट शेयर, नो। इन टोटल देखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन रेशो का।
गवर्नमेंट डिसाइड्स टू यूज प्राइस कंट्रोल टू अचीव एलोकेटिव एफिशिएंसी इन अ मोनोपोली मार्केट, ठीक है। विच प्राइस वुड नीड टू बी सेट टू अचीव एलोकेटिव एफिशिएंसी, तो बेटा हमें तो एलोकेटिव एफिशिएंसी का पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना। देखो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये वाली क्वांटिटी चल रही है, सही है, और हम लोग ये वाली प्राइसेस चार्ज करते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट है, ये एलोकेटिव एफिशिएंसी वाला पॉइंट नहीं है। ये आपका सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट है, ये एलोकेटिव एफिशिएंसी का पॉइंट नहीं है। ये आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट है, एलोकेटिव एफिशिएंसी का नहीं है। एलोकेटिव एफिशिएंसी का पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, किधर आता है, जहां पर एम सी इज इक्वल्स टू ए आर चल रहा होता है। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, ये वाला पॉइंट आपका एलोकेटिव एफिशिएंसी है, दैट इज पॉइंट सी, ठीक है। तो आपके पास एलोकेटिव एफिशिएंसी वाला पॉइंट किधर आता है, एम सी इज इक्वल्स टू ए आर पे, और एम सी इज इक्वल्स टू ए आर ये चल रहा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, पॉइंट सी। Diagram shows supply and demand of workers in the car manufacturing industry. A trade union successfully negotiated a wage increase from W1 to W2. What is this likely to what is the likely impact on the level of employment? भाई अगर आपके पास वेजेस बढ़ जाती हैं और ट्रेड यूनियन ने यहाँ पर आके मिनिमम वेजेस लगा दिए, तो जब वो यहाँ पर आके मिनिमम वेजेस लगाएगा तो आपके पास तो सरप्लस हो जाएगा ना। क्योंकि देखो आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, और आपकी डिमांड जो है वो कम हो गई है। सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई है, सही है। अब मेरी बात सुनना, सप्लाई आपकी यहाँ पे आ गई क्यू एस, डिमांड आ गई यहाँ पे क्यू डी, सही है। अब ऑप्शंस को देखो, कहता है एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा लेबर तो उतना ही एम्प्लॉय होगा ना जितनी उसकी डिमांड है, वो तो उतना ही एम्प्लॉय होगा ना जितनी उसकी डिमांड है। तो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल L1 से उठ के कहाँ चली जाएगी, L2 पे। L1 से कहाँ चली गई, L2 पे। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ए। A firm buys new machinery which increases the marginal productivity of its workforce. What will be the resulting impact on the market for labor? कहता है कि हम लोग ऐसी नई मशीन लेके आए हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कहता है जी व्हाट विल बी द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन द मार्केट फॉर लेबर, कहता है जी इससे हमारे पास लेबर की मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखिएगा, कहता है जी कि लेबर की जो मार्केट है वो शिफ्ट टू द लेफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर लेबर, देयर विल बी ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर लेबर। यानी कि वो कहता है कि आपके वर्कर की डिमांड कम हो गई है। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड कैसे फॉल हो सकती है, सही है। उसकी डिमांड यहाँ पे फॉल नहीं हो सकती। अ शिफ्ट टू द राइट इन डिमांड कर्व ऑफ लेबर, कि आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर टू द राइट टू द लेफ्ट, भाई शिफ्ट का तो कोई मामला यहाँ पे चलेगा ही नहीं ना। यहाँ पर असल गेम किसका चल रहा है, डिमांड का। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 13 का बी। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर लेबर, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ट्रांसफर अर्निंग एंड इकोनॉमिक रेंट ऑफ चेंज इन सप्लाई कर्व ऑफ फ्रॉम S1 टू S2। मैं यहाँ पर अगर इसको खोल के बनाऊँ, मैं यहाँ पर अगर इसको खोल के बनाऊँ, अलग अलग बना लूँ दोनों के, तो देखें भाई, ये आपके पास सप्लाई ऑफ लेबर, ये मैं S1 बना रहा हूँ, ठीक है, ये S1 बना रहा हूँ। ये सप्लाई ऑफ लेबर आ गई, और ये मैंने बना दिया S2, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैटर जो बना हुआ है, ये मेरे पास S2 आ गई। बेटा S1 के ऊपर क्या चल रहा था, ये आपकी वेजेस चल रही थी, ठीक है, और इतना लेबर आपने एम्प्लॉय किया हुआ था। तो ये वाला पोर्शन जो था वो ट्रांसफर अर्निंग था, और ये वाला पोर्शन जो ऊपर का था ये इकोनॉमिक रेंट है, ठीक है। जब वो कर्व आपका फ्लैटर हो गया तो आपकी वेजेस तो सेम है, वेजेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेजेस अपनी जगह पर हैं। लेकिन अगर आप लोग चीज़ों को गौर से देखें, आपका ट्रांसफर अर्निंग जो है वो बढ़ चुका है, और आपका इकोनॉमिक रेंट जो है पहले के मुकाबले में कम हो चुका है। जब आप S1 से S2 जाएंगे, आपका ट्रांसफर अर्निंग बढ़ रहा है और आपका इकोनॉमिक रेंट कम हो रहा है। तो कहाँ पर ऐसी चीज़ हो रही है भाई 14th में, ये रही, ट्रांसफर अर्निंग बढ़ रही है और इकोनॉमिक रेंट आपका कम हो रहा है। Which combination of policies is most likely to increase the number of low paid workers caught in the poverty trap? कहता है कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज हैं जो मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लो पेड वर्कर्स, हाँ कहता है कि जी लो पेड वर्कर जो आपके बढ़ जाएं और पॉवर्टी ट्रैप आपके पास और ज़्यादा आना शुरू हो जाए। तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा,
इंडिविजुअल्स टैक्स फ्री अलाउंस फॉर इनकम टैक्स। टैक्स फ्री अलाउंस का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम 100 रुपये या उससे कम है, आप गरीब हैं, आप टैक्सेस मत दीजिएगा। अब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी इनकम 50 रुपये या उससे कम है तो अब आप अब गरीब हैं, अब आप टैक्सेस मत दीजिएगा। तो बेटा गवर्नमेंट ने जो एक मार्जिन पहले आपको दिया हुआ था ना, पहले 100 रुपये का मार्जिन था, फिर अब वो 50 रुपये का हो गया है। तो यानी कि वो बंदा जो 51-52 रुपीज कमाता है, अब उसको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, पहले उसको टैक्सेस पे नहीं करने पड़े थे। तो बेटा उससे तो गुर्बत बढ़ जाएगी ना आपकी। आपको चाहिए कि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ाएं। आप ये ना करें कि आपने जो एक इंसेंटिव दिया हुआ था लोगों को, आपने वो इंसेंटिव ही हटा दिया। तो अगर आप वो इंसेंटिव हटा देंगे तो उससे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, पॉवर्टी ट्रैप आना शुरू हो जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ ऑल बेनिफिट्स दैट आर मीन्स टेस्टेड। अगर आप मीन्स टेस्टेड बेनिफिट को बढ़ा देते हैं तो उससे, प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द बेनिफिट दैट आर मीन्स टेस्टेड, देखो अगर आप मीन्स टेस्टेड बेनिफिट को बढ़ाते हो ना, आप एक स्पेसिफिक तबके को दे रहे हो। देखो दो तरह के थे ना, एक होता है आपके पास मीन्स टेस्टेड और एक होता है यूनिवर्सल। सही है। अब मीन्स टेस्टेड के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक तबके को आप दे रहे होते हैं, और यूनिवर्सल में क्या होता है, एवरीवन। सही है। अब जरा समझना इस चीज। मीन्स टेस्टेड के अंदर किस किस तरह की चीजें आती हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, जैसे कि डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हो गए, जैसे कि आप समझ लें आपने लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत बेनिफिट दे दिया, जो माजूर लोग हैं, गरीब लोग। यूनिवर्सल क्या होता है, फॉर एवरीवन। यानी कि आपने सब्सिडीज दे दी, आपने टिकट की प्राइस कम कर दी, आपने जो है वो बिजली की प्राइस कम कर दी, आपने मेडिसिन की प्राइस कम कर दी। अब देखो अगर आप मींस टेस्टेड बेनिफिट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे ना, यानी कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पे, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक तबके को ही हेल्प कर रहे हो। अब आपने कर दिया जी कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा, वो बंदा जो बेचारा नौकरी करने के बावजूद भी गरीब है, वो बंदा जो बेचारा नौकरी करने के बावजूद भी गरीब है, वो क्या करे? वो तो फिर उस लूप में फंस जाएगा ना, उसके लिए तो गुर्बत आ जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट ने बस से सब्सिडी हटा दी, गवर्नमेंट ने मेडिसिन से सब्सिडी हटा दी, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के तौर पे देना शुरू कर दिया। तो जो बंदा जॉब कर रहा है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। अब उसके लिए तो चीजें महंगी हो जाएंगी, उसके लिए तो मसला आना शुरू हो जाएगा। तो उससे जो है वो आपके लिए मसले मसाइल क्रिएट होना शुरू होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती हैं। तो आंसर इज ए। A website compares the prices of groceries. Which function of money is illustrated by this? देखो जब आप कंपैरिजन करने जाते हैं ना, जब आप कंपैरिजन करने जाते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी चीज को वैल्यू प्रोवाइड करना। और वैल्यू प्रोवाइड करना इन चारों में से कौन बताता है, यूनिट ऑफ अकाउंट, किसी भी चीज को वैल्यू प्रोवाइड करना। Two statement about two types of unemployment are shown. You will get unemployed if you pay people not to work and tax them when they do. कहता है कि भाई आप लोगों को जो है वो, यू विल गेट अनएम्प्लॉयड इफ यू पे पीपल नॉट टू वर्क, यानी कि आप उनको पैसे दे रहे हैं काम ना करने के, यानी एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आप दे रहे हैं। और जब वो काम करना शुरू करेंगे तो आप उनके ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है एन इंडिविजुअल इज एक्टिवली सीकिंग वर्क बट ड्यू टू नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मैं काम ढूंढ रहा हूं बट मुझे काम मिल नहीं पा रहा। ठीक है। अब सुनो जरा, Which row which row best describes the two types of unemployment in these statements? कहता है आपको काम ना करने के पैसे मिल रहे हैं। भाई मुझे एक बात सोच के जरा ये बताओ, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई आप लोग घर पे सोते रहो, आप लोग काम ना करो, मैं आपको हर महीने अकाउंट में पैसे भेजता रहूंगा, क्या आप कभी भी काम करेंगे? आप कभी भी काम नहीं करेंगे। आपका दिल ही नहीं करेगा काम करने का। आप बोलोगे भाई हादी महीने के महीने में पैसे भेजता रहता है तो हमें क्या जरूरत है काम करने की। तो यहाँ पर लोग हड हराम होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग हड हराम होना शुरू हो जाएंगे तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मेरी मर्जी में जानबूझ के नहीं काम करा। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में यू आर एक्टिवली सीकिंग वर्क, आप काम ढूंढ रहे हैं बट आपको काम मिल नहीं रहा। ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इनवॉलंटरी, जहां पे आप काम ढूंढने की कोशिश करते हैं बट वो आपको नहीं मिलता। तो आंसर इज डी। A government decides to cut the rate of interest in order to stimulate aggregate demand and increase employment। कहता है जी गवर्नमेंट जो है वो क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के चक्करों में है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ाने के लिए। वाई माइट दिस पॉलिसी नॉट वर्क इन अ रिसेशन, कहता है जी ये पॉलिसी रिसेशन में काम क्यों नहीं करेगी?
देखो अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया कि गवर्नमेंट के लोग जो हैं बैंक से लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस में पैसे लगाएंगे, तो ये पॉलिसी रिसेशन में काम क्यों नहीं करेगी? तो बेटा ये पहला रीजन जो आपके पास दिया हुआ है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इज लो। अगर लोग डरे हुए हैं, अगर लोग डरे हुए हैं, कहते हैं कि जी हमें अब भरोसा नहीं है एम्प्लॉयमेंट लोगों पे, हमें भरोसा नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पे या बिजनेस एक्टिविटी पे, तो हम लोग यहाँ पर खर्चा नहीं करेंगे, तो उससे इंटरेस्ट रेट कम करने से भी कोई फायदा नहीं है, और आप एक तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप में जाना शुरू हो जाओगे, जो इसी वजह से आती है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस आपके पास लो होता है। इट लीड्स टू डिफ्लेशन। बड़ी कोई फजूल सी बात है भाई, डिफ्लेशन कैसे आएगा? ये तो उसकी तरफ जाएगा ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो। इट लीड्स टू एन एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। तो इससे भी बिजनेसेस का जो है वो एग्रीगेट डिमांड वगैरह जो है उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इट लीड्स टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है भाई, आप मनी सप्लाई डिक्रीज करेंगे तो उससे तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यहाँ पर तो वो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात कर रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए। हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी changes their consumption behavior causing the consumption curve to shift from C1 to C2. What has happened to autonomous consumption and marginal propensity to consume? देखो मैंने आपको ये बात सिखाई भी थी जब मैं लेक्चर करवा रहा था, कि आप इस तरह समझ लें कि आपका जो ऑटोनोमस खर्चा है वो उधार वाला पैसा है जो आपने अपने किसी दोस्त से लिया हुआ है, ठीक है? तो इनकम ना होने के बावजूद, इनकम ना होने के बावजूद आप अभी भी 100 रुपया स्पेंड कर रहे हो, आप अभी भी 100 रुपया स्पेंड कर रहे हो। तो जब इनकम आना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता पैसे आना शुरू हुए, तो आपने अपनी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड भी बढ़ाना शुरू करी, और आपकी कंजम्पशन जो है वो ऐसे ऊपर जाना शुरू, ठीक है? तो एक बात याद रखिएगा कि ये वाली चीज जो है ये आपकी लिंक करती है ऑटोनोमस कंजम्पशन के साथ, और ये लाइन जो आपके पास आ रही है ना, ये लाइन जो आपकी है, ये लिंक करती है आपकी एमपीसी के साथ। तो ये जितनी ऊपर यूं जा रही होगी, इतनी फ्लैटर होगी ये लाइन, उतना मतलब कि आपका एमपीसी ज्यादा है, और जितनी स्टीपर हो जितनी स्टीपर होगी, सॉरी, जितनी स्टीपर होगी उतना एमपीसी ज्यादा है, जितनी फ्लैटर होगी उतना एमपीसी आपका कम है। अब वो कहता है कि आप C1 से C2 पे जा रहे हैं। अब देखो C1 आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 100 रुपए से, C2 आपका स्टार्ट हो रहा है 200 से। तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये उधार वाले पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उधार वाला पैसा आपका बढ़ गया, यानी कि ऑटोनोमस जो है वो आपका बढ़ रहा होगा, सही है। लेकिन अगर मैं इंड्यूस्ड की बात करूं, तो देखो ये आपका पहले ज्यादा था, इंड्यूस्ड C1 ज्यादा था, और C2 कंपैरेटिवली कम हो गया, तो इसका मतलब है आपका एमपीसी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो एमपीसी जो है वो आपका फॉल हो रहा है, आंसर क्या बन जाएगा 19 का? सी। हाउ वुड डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बी मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से कम होती है? क्योंकि बिजनेसेस ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेसेस लोन लेते हैं ताकि मुल्क में री इन्वेस्टमेंट आ सके, मुल्क में फायदा आ सके, तो फिर उससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बाय डिक्रीजिंग द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस, यस ये करेक्ट आंसर है। बाय डिक्रीजिंग गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट, भाई बजट डेफिसिट का इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से होता है। बाय इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री, भाई फॉरेन एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो एक्सचेंज रेट भी डिक्रीज होगा। डी कहता है बाय इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग कम हो रही है क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा 20th का? ए। फिर 21 कहता है कि जी diagram shows a curve representing the relationship between a country's unemployment rate and the inflation rate। ये फिलिप्स कर्व उसने आपको बना के दिया हुआ है। Why is it likely that this curve only applies in the short run? ये वाला कर्व शॉर्ट रन में ही क्यों अप्लाई करता है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व चल रहा होता है, चेंजेस आ रही होती हैं। जो लॉन्ग रन वाला होता है वो हमेशा यूं स्ट्रेट होता है, वो इस तरीके से कर्व शेप में नहीं होता। तो अब देखो जरा, एनी अटेम्प्ट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन्फ्लेशन। देखो ये तो इसका लॉ है ना, लेकिन ये दोनों में हो रहा होता है, इसके पीछे कोई रीजनिंग ये थोड़ी गिवन है कि आपके पास ये ऐसा दोनों शेपों में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज यहाँ पे हमें नजर नहीं आती। 21, इंक्रीज इन्फ्लेशन एक्चुअली इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, फिलिप्स कर्व ये कहता है। इंक्रीज इन्फ्लेशन लीड्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, नाम ही क्या है, एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व।
नाम में ये आंसर छुपा हुआ है। इंक्रीज इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल वेज रेट विच इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर, हटाओ ये लंबी कहानी फजूल की, सी आंसर है। 22, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ नेगेटिव एक्चुअल ग्रोथ? नेगेटिव एक्चुअल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्चुअल ग्रोथ का यहाँ पे देखिएगा जरा, पहला ऑप्शन जो आपके पास लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन सरप्लस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, एक था नेगेटिव आउटपुट गैप और एक था पॉजिटिव आउटपुट गैप। मैं आपको याद करवा देता हूँ। जो आपके पास पॉजिटिव आउटपुट गैप होता है ना, पॉजिटिव आउटपुट गैप, वो क्या होता था? इन्फ्लेशनरी गैप। जो आपका नेगेटिव आउटपुट गैप होता है ना, वो होता है आपका डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, वो डिफ्लेशनरी गैप होता है। तो पॉजिटिव आउटपुट गैप जो होता है वो इन्फ्लेशनरी गैप है, नेगेटिव आउटपुट गैप जो है वो डिफ्लेशनरी गैप। तो अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि आपके पास नेगेटिव आउटपुट गैप चल रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्चुअल ग्रोथ चल रही है, यानी कि पीछे आ रहा है एक्चुअल पॉइंट। एन इंक्रीज इन द सरप्लस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं भाई, इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। एन इंक्रीज इन द डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन तब होता जब ये पॉजिटिव होता, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। तो आंसर क्या बनेगा? एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप के अंदर बढ़ रही होती है, तो ये इसका आंसर। 23 क्या कहता है? एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस फॉलिंग इनकम्स एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है कि इकोनॉमी है जिसके अंदर फॉलिंग इनकम आ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो राइज हो रहा है। द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहता है कि जी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बढ़ सके। कहता है व्हेन वुड सच अ पॉलिसी बी मोस्ट लाइकली टू सक्सीड, कहता है कब ये पॉलिसी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आपके पास होगी। पहला ऑप्शन कहता है व्हेन स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज इनकम इलास्टिक। कहता है कि जब हमारे पास स्पेंडिंग जो है कंज्यूमर्स की तरफ से ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक का मतलब ये है कि जब उनके पास इनकम थोड़े से बढ़ती है, वो स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि यार हम लोग जो है वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो गिरा रहे हैं। हम इंटरेस्ट रेट को गिरा रहे हैं, सेंट्रल बैंक ने ये बात बोली ना कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को गिरा रहे हैं ताकि जो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके। तो कह रहे सबसे ज्यादा फायदेमंद कब होगा? देखो, इनकम से तो कोई लिंक है ही नहीं ना इंटरेस्ट का। इनकम से तो कोई लिंक है ही नहीं कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है वो इनकम इलास्टिक है तो उससे इंटरेस्ट का क्या लेना देना। मुझे तो इंटरेस्ट के साथ देखना है। मुझे तो इंटरेस्ट के साथ देखना है कि इंटरेस्ट से मैं कितना ज्यादा अट्रैक्ट होता हूँ कि नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो क्या वो मेरे लिए एक अट्रैक्टिव चीज है कि नहीं है। तो इनकम का यहाँ पे कोई लिंक नहीं बैठेगा। वेन स्पेंडिंग बाय फर्म्स ऑन कैपिटल गुड इज इंटरेस्ट इलास्टिक, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10% से 8% पे आया, थोड़ा सा कम हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट 100 से 200 पे चली गई, ये इंटरेस्ट इलास्टिक है। हल्का सा इंटरेस्ट रेट कम हुआ, आपने स्पेंडिंग वगैरह या फिर बिजनेसेस में री इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा से बढ़ा दिया, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो सकता है कि इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। व्हेन द लीकेज ऑन एडिशनल नेशनल इनकम इज हाई, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। व्हेन दी ओवरसीज डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज प्राइस इन इलास्टिक, तो भाई एक्सपोर्ट्स की अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो इंटरेस्ट से क्या लेना देना है उसका। आंसर क्या बन जाएगा? बी। मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट यूजुअली वर्क इमीडिएटली, which time lag is likely to be the least concern to a government whose priority is a rapid domestic impact। कहता है कौन सा टाइम लैग का जो ऐसा एक पॉइंट है जो कि हमारी लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कहता है इट टेक्स टाइम फॉर पॉलिसी मेकर टू रिकग्नाइज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। हाँ भाई, ये तो ये होता है, यस, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि हम लोग ये तो देखें कि आपके पास जो क्या हो गया। एक सेकंड रुकिएगा यार, मैं इंटरनेट कनेक्शन अपना सही कर लूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये 24 पे थे हम लोग। 24 क्या कहता है? Monetary policy does not work immediately. It is time consuming. It is effective in long run.
कहता है कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो सबसे ज्यादा लीस्ट कंसर्न आपके पास होनी चाहिए, लीस्ट कंसर्न होनी चाहिए फॉर गवर्नमेंट हुज प्रायोरिटी इज अ रैपिड डोमेस्टिक इम्पैक्ट। तो पहला ऑप्शन 24 का है, वो आपसे कहता है कि द टाइम इट टेक्स फॉर पॉलिसी मेकर्स टू रिकग्नाइज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। तो भाई ये तो आपके लिए प्रायोरिटाइजेशन पे होती है, ये प्रायोरिटी होती है। रीजन बीइंग कि जब तक आपको बीमारी की जड़ का पता नहीं होगा आप तब तक दवाई नहीं दे सकते। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि ये रिकग्नाइज करना, ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा लंबा मामला होता है। द टाइम इट टेक्स फॉर इकोनॉमी टू रिस्पॉन्ड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसी, भाई ये भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है। यस। द टाइम इट टेक्स फॉर द फॉरेन एक्सचेंज टू रिस्पॉन्ड टू द इफेक्ट ऑफ पॉलिसी। देखो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना इंटरेस्ट रेट को हिलाने का, उसका सोल ऑब्जेक्टिव होता है कि मुल्क में इन्फ्लेशनरी प्रेशर या डिफ्लेशनरी प्रेशर प्रेशर करेक्ट हो जाए। एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो तो हमारी लीस्ट प्रायोरिटी है ना, वो तो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है जो हो जाता है। तो ये हमारी पॉलिसी का जो प्रायोरिटी है ये नहीं होती, ये लीस्ट प्रायोरिटी के लीस्ट कंसर्न होता है। द टाइम इट टेक्स टू पुट द चोजन पॉलिसी मेजर इनटू प्लेस, भाई ये भी एक प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आंसर इज सी। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन इज डीम्ड टू बी दैट लेवल एट विच रियल आउटपुट पर हेड इज मैक्सिमाइज्ड। A diagram shows the relationship between population size and output per head in a country for two different time periods. कहता जी हमारे पास दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे आउटपुट पर हेड है, और क्या कहते हैं जी कि हमारे पास पॉपुलेशन साइज गिवन है। कहता है कि विच चेंज कुड नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द शिफ्ट फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 2। कहता जी कौन सा चेंज आपका ऐसा है जो कि एक्सप्लेन नहीं करता फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 2। अगर आप ये लोग यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है कि ईयर 1 से ईयर 2 में आपका आउटपुट पर हेड भी बढ़ रहा है, ठीक है, और आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो पहला ऑप्शन है पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। तो देखो, अगर तो वो सिर्फ ये बात कहता है कि आपके पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के सिर्फ सिर्फ पॉपुलेशन के बढ़ने से और आउटपुट के सेम रहने से आपका आउटपुट पर हेड गिर जाता है। इस बात को जरा समझें कि भाई इसने यहाँ पे बोला कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसने ये बात बोली है। आप इस तरह समझो कि ईयर 1 में अगर आपका टोटल जीडीपी 100 है और 10 लोग रहते हैं तो जीडीपी पर हेड कितना आ गया, 10। ईयर 2 में वो कह रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, यानी कि जीडीपी आपका अभी भी सेम है और 20 लोग हो गए, तो जीडीपी पर हेड कितना हो जाएगा, 5। उसने प्रॉपर तरीके से ये बात नहीं बताई कि आपका जीडीपी भी तो बढ़ रहा है, उसने जीडीपी बढ़ने की बात ही कहीं नहीं की ऑप्शन ए में। तो उसने बोला कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि शिफ्ट किस तरीके से आ रहा है ईयर 1 और 2 में। तो ये हमें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर मैं बी की बात करूं, बी की बात करूं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड, भाई इससे आपका जीडीपी बढ़ता है, यस। स्टॉक ऑफ कैपिटल हैज इंक्रीज, इससे भी आपका जीडीपी बढ़ता है, यस। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसोर्स हैज इंक्रीज, इससे भी जीडीपी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जीडीपी आपका नहीं बढ़ पा रहा, असल चीज तो जीडीपी पर हेड का बढ़ना है ना। A government wants to reduce current account deficit on the balance of payment. What is an example of expenditure reducing policy? कोई सी भी आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आपकी एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी होती है। तब यहाँ पे देखिएगा, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, भाई ये स्विचिंग पॉलिसी है। सब्सिडी ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये भी स्विचिंग पॉलिसी है। टैरिफ भी स्विचिंग पॉलिसी है। इनकम टैक्स जो होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आपके पास होती है। During a year, a country's national income in money terms increased by 5%, price increased by 4%, and population increased by 2%. What is the approximate change in real income per head? कहता है जी आपका रियल इनकम पर हेड किस हिसाब से जो है वो क्या कहते हैं बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, जो भी। अगर आप लोग पहले तो उसको निकाल लो, रियल इनकम को निकाल लो। तो रियल इनकम आपकी क्या आती, 5% -4%। तो रियल इनकम यानी कि रियल जीडीपी कितने से बढ़ रहा है आपका, 1% से। रियल जीडीपी कितने से बढ़ रहा है, 1% से बढ़ रहा है। अच्छा, और कह रहा है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो भी कितने से बढ़ी है, 2% से। अगर आपकी पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है, पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका जीडीपी पर हेड जो है, जीडीपी पर हेड फॉल हो रहा होगा। आपका जीडीपी पर हेड क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा। तो ये 1% जो था +1% था, इसमें से आप -2% कर दें तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, -1%। कि आपका जो रियल जीडीपी पर हेड है वो 1% से फॉल हो रहा है।
व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम एफडीआई इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी? एफडीआई से डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर क्या मामलात होंगे? एन इम्प्रूवमेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमी ट्रेड बैलेंस, भाई ये आपको फायदा होगा। एन इंक्रीज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा अब देखो ये एफडीआई है, ये एफडीआई है, तो सब ये नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि लोकल लोग भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, बाहर से आती है तो वो अलग बात है। सी कहता है रिडक्शन इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, ये भी कोई ऐसी बात नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर एफडीआई आ रही है तो गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे। रिडक्शन इन वेज लेवल इन द डेवलपिंग इकोनॉमी, देखो जब एफडीआई आती है तो उससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है। जब डिमांड फॉर वर्कर आपके पास बढ़ेगी तो उससे तो वेजेस आपके पास बढ़ेंगी ना, वेजेस कम थोड़ी होंगी। आंसर क्या बन जाएगा? ए। लॉरेंस कर्व उसने दिखाया हुआ है, कह रहा है जीनी कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट होगा। बेटा मैंने आपको इसका तरीका बताया था, जो नोट्स में थे, नोट्स में मैंने क्या बताया था कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा डिवाइडेड बाय ये पूरे का पूरा हिस्सा, डिवाइडेड बाय ये पूरे का पूरा हिस्सा। तो भाई आप देख लो कौन सा एरिया किससे डिवाइड हो रहा है। आपका y जो है वो y प्लस जेड से डिवाइड होगा। 29 का आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? ए, इसका फॉर्मूला है। टेबल गिव्स परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इन फोर कंट्री, विच कंट्री इज हाई इनकम कंट्री? बेटा हाई इनकम कंट्री वो कंट्री होती है जिसका टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो तीनों में से, चारों में से जिसका टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा है वो आपके पास आ जाएगी हाई इनकम कंट्री। अच्छा इन केस मैं कहता हूँ कि लेट से ये भी 45% है, ये भी 45% होता, सही है, ये भी 45% होता, लेकिन फिर क्या होता कि इसके सेकेंडरी सेक्टर जो है ना वो कम होता, इसका सेकेंडरी सेक्टर जो है ना वो कम हो जाता। तो अगर तो ये दोनों 45-45 होते तो टर्शरी के बाद आपको जाना है सेकेंडरी पे, सेकेंडरी पे किसका ज्यादा है, सही है, फिर आपके पास हाई इनकम कंट्री निकल आती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इन ऑप्शंस के हिसाब से हाई इनकम कंट्री जो है वो 30 है। समझ गए बेटा सारी चीजें?